Hello students, I'm Shivadinkar. I welcome you to the channel The Maths Decode. In this video, we are going to study probability and the topics we are going to study today are written on your screen. That is conditional probability पढ़ेंगे, उसकी properties, multiplication theorem, independent events, total probability and Bayes theorem. ये सारे के सारे topics हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। 12th क्लास में जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं प्रोबेबिलिटी के, वे सभी के सभी यही टॉपिक्स हैं जो इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो आपकी तैयारी अच्छी होगी और आपने प्रोबेबिलिटी एक बार पढ़ भी ली होगी। ये जो लेक्चर है ये सिर्फ आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए है। अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ ली है और थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह गई है तो ये क्लास आपको कंफ्यूजन दूर कर देगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिना देरी किए अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर पर। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए आपने 11th और 10th क्लास में नॉर्मल से क्वेश्चंस किए थे। नॉर्मल से क्वेश्चंस जैसे कि मान लिया हमने एक कॉइन टॉस किया। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। लेट हमने एक कॉइन टॉस किया और 3 बार कॉइन टॉस किया। कितनी बार किया? 3 बार कॉइन टॉस। तो हमारा जो इवेंट है उसने बोला एक कॉइन इज टॉस्ड। अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लगे तो वीडियो तेज कर लीजिएगा। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। हमने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया। अब यहां से सैंपल स्पेस में एलिमेंट बताइए क्या क्या बन जाएंगे। सैंपल स्पेस में एलिमेंट बनेंगे हेड 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 और हेड हेड टेल, हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड। इसके बाद हो सकता है तीनों कॉइन्स पर टेल आ जाए और टेल टेल हेड टेल हेड टेल एंड हेड टेल टेल। कोई एलिमेंट रिपीट ना हो गया, बस ध्यान रखिए। तो जब कॉइन 3 बार टॉस किया जाएगा तो टोटल 8 एलिमेंट आएंगे सैंपल स्पेस में। वे सभी के सभी एलिमेंट्स हमने इस सैंपल स्पेस में लिख दिए। अब सपोज कीजिए इवेंट ई है। इवेंट ई मान लीजिए अकरिंग ऑफ 2 हेड्स, है ना। अकरिंग ऑफ 2 हेड्स, इवेंट ई क्या है अपनी? अकरिंग, ये 2 कॉइन्स पर हेड आना चाहिए। अकरिंग 2 हेड। अब 2 कॉइन पर हेड आने पे कौन कौन से एलिमेंट सैंपल इसमें आ जाएंगे, इवेंट ई के सेट में आ जाएंगे। तो अकरिंग 2 हेड यानी कि एटलीस्ट 2 हेड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 2 3, हाँ एटलीस्ट 2 हेड कर लेते हैं। अकरिंग एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो इवेंट ई के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? दैट इज, एक तो ये वाला एलिमेंट आ जाएंगे क्योंकि इसमें कम से कम 2 हेड हैं। फिर एक आ जाएगा हेड हेड टेल, फिर जाएगा हेड टेल हेड, फिर जाएगा टेल हेड। ठीक है, ओके। सपोज कीजिए मैंने एक और इवेंट मान ली, इवेंट एफ, और इवेंट एफ में है फर्स्ट कोइन शोज टेल। इवेंट एफ क्या है अपनी? फर्स्ट कोइन शोज, फर्स्ट कोइन शोज टेल्स। ठीक है, अगर फर्स्ट कोइन पे टेल आ गया तो कौन कौन से एलिमेंट इवेंट एफ के अंदर आ जाएंगे? तो फर्स्ट कोइन पर टेल आना चाहिए। तो एक तो ये बन जाएगा अपना टेल हेड हेड, ये बन जाएगा आपका टेल टेल टेल। फर्स्ट कोइन पे टेल आना चाहिए, फर्स्ट वाले कोइन पर टेल। तो एक बन जाएगा आपका टेल टेल हेड और एक बन जाएगा आपका टेल हेड टेल। तो ये एलिमेंट्स आ चुके हैं इवेंट एफ के अंदर। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इवेंट एफ की क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। तो इवेंट एफ की इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि इवेंट ई में एलिमेंट्स कितने हैं? 4। ये हो गया हमारे फेवरेबल, यानी ये हमारी फेवरेबल कंडीशंस है, दैट इज 4। और टोटल आउटस्किन कितने अपने सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट है? 8। तो इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/। सिमिलरली आप इवेंट एफ के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। इवेंट एफ का मतलब क्या है? फर्स्ट कोइन पर टेल आना चाहिए और फर्स्ट कोइन पर टेल इन 4 एलिमेंट्स का रखा है। तो हमारी जो फेवरेबल आउटकम है वो 4 है और टोटल आउटकम जो सैंपल स्पेस में है वो 8 है। तो एफ के होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आ जाएगी। यहां तक तो हो गया आपका 11th क्लास। अब क्या है? अब हमें फाइंड करना है कि इवेंट एफ हो चुकी है, मतलब टेल आ गया फर्स्ट कोइन पर। फर्स्ट कोइन पर आ गया टेल। अब हमें ये बताना है कि एटलीस्ट 2 हेड आने की अब क्या प्रोबेबिलिटी। ठीक है,
तो कंडीशन लग गई यहाँ पे कि इवेंट एफ अकर हो चुकी है, अब इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी बतानी है एफ के अकर होने से। यहाँ पे इवेंट एफ का होना ई पर इफेक्ट डाल देगा, जिसकी वजह से ई की प्रोबेबिलिटी अब बदल जाएगी। अभी तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या थी, अभी तक इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी थी 1/2, लेकिन अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इवेंट एफ हैज अकर्ड, नाउ व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। मतलब पहले कोइन पर टेल आ चुका है, अब एटलीस्ट 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इस चीज को डिनोट किससे करते हैं, इस चीज को डिनोट करते हैं हम, देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी में बतानी है इवेंट ई की, और इसको लिखूंगा गिवन दैट एफ हैज अकर्ड। आपको समझ में आया कैसे लिखते हैं इसको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। ये जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका, यानी कि वी आर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड इट इज गिवन दैट प्रोबेबिलिटी, इट इज गिवन दैट इवेंट एफ हैज अकर्ड, है ना। अब इस प्रोबेबिलिटी को निकालने का क्या तरीका है, तो इसे पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसको फाइंड करने का क्या तरीका है, इसको फाइंड करने का तरीका है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, और डिवाइड में आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। या तो आप ऐसे करके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं गिवन दैट एफ हैज अकर्ड, या फिर अगर आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है ई बाई एफ, यू आर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, देन आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल इन एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल इन एफ, डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा टोटल एलिमेंट्स ऑफ एफ, यानी कि टोटल एलिमेंट्स इन एफ। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। इन दो तरीकों से आप क्या निकाल सकते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये बात आपको समझ में आ गई कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फाइंड कैसे करना है। दो तरीके से आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं, पहला तो इस इंटरसेक्शन वाले मेथड से, दूसरा ये जो एफ वाला सैंपल स्पेस आपने बनाया है ना, इवेंट एफ का सैंपल स्पेस, इससे भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दोनों से मैं भी सोल्व करके दिखाता हूं एक क्वेश्चन को। इससे पहले प्रॉपर्टीज, पहले मैं एक क्वेश्चन कर देता हूं। इसने बोला एक कोइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कोइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, तो सैंपल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, अभी मैंने लिखे थे सभी के सभी एलिमेंट, 8 एलिमेंट आएगा ना, हेड हेड हेड, ये आ जाएगा टेल, और ये सारे के सारे एलिमेंट में लिख देता हूं पहले सैंपल स्पेस के अंदर। आई होप को आपको सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट बनाने आते हैं, ठीक है। तो ये 8 एलिमेंट बन चुके हैं सैंपल स्पेस के अंदर। अब इसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग हेड ऑन द थर्ड टोस, थर्ड टोस पर हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब ये हमारा इवेंट ई हमें पूछा है कि थर्ड टोस पर हेड आना चाहिए, तो थर्ड टोस पर हेड एक तो ये एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट आ गया। थर्ड टोस पर हेड एक ये वाला एलिमेंट है, मतलब एच टी एच। थर्ड टोस पर एलिमेंट एक ये वाला एलिमेंट आ जाएगा टी एच एच, फिर एक ये वाला एलिमेंट आ जाएगा टी टी एच। तो इवेंट ई के सारी फेवरेबल कंडीशंस आपने लिख ली है। अब एफ देखो, एफ क्या गिवन है क्वेश्चन में, एफ गिवन है ऑन द थर्ड टोस, गिवन दैट, गिवन क्या है, गिवन दैट देयर अकर्स हेड ऑन फर्स्ट 2 टोसेस, गिवन दैट देयर अकर्स हेड ऑन फर्स्ट 2 टोसेस, फर्स्ट 2 टोसेस पर हेड आना चाहिए। तो फर्स्ट 2 टोसेस पर हेड एक तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, इनके हेड हेड हेड, और देखा जाएगा ये वाला एलिमेंट दैट इज हेड हेड टेल, और कौन सा एलिमेंट आएगा, पहले 2 पॉइंट पर टो, पहले 2 पॉइंट पर हेड, बस ये आएगा। तो इवेंट ई भी आपके पास आ गया, इवेंट एफ भी आ गया। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन एफ यानी कि इवेंट ई में और इवेंट एफ के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं, तो यहां से देख लीजिए इवेंट ई एंड इवेंट एफ के
इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आएंगे, दोनों में कॉमन एलिमेंट दैट इज हेड हेड एंड हेड, तो केवल एक ही एलिमेंट आएगा और एक एलिमेंट की इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/8 क्योंकि सैंपल स्पेस में टोटल 8 एलिमेंट है। और इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, दैट इज 2/8, क्या बन जाएगी 2/8, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ आ जाएगी 1/2। तो या तो आप इंटरसेक्शन वाले फॉर्मूले से सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को, और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ई बाई एफ निकालना है, आपको क्या निकालना है, ई बाई एफ। ई बाई एफ निकालने का एक और तरीका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग बी given that f has occurred is number of favorables in f, number of favorables in f upon total elements of f, upon total elements of f। तो फेवरेबल कौन कौन से हैं, इसने बोला given that occurs head on first two tosses, पहले दो टोस पर हेड होना चाहिए, तो पहले दो टोस पर हेड है, और प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको अकरिंग हेड ऑन द थर्ड टोस, थर्ड टोस पर भी क्या होना चाहिए, हेड, तो थर्ड टोस पर हेड बस इसी एलिमेंट में है, तो यानी कि फेवरेबल जो एलिमेंट्स है वो केवल वन एलिमेंट है। एफ के अंदर जो फेवरेबल एलिमेंट है जो हमें क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग वो केवल एक ही एलिमेंट है जिसके पहले दोनों पर हेड आ रखा है और थर्ड पे भी क्या रखा है, हेड आ रखा है, तो केवल एक एलिमेंट है। और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं एफ के अंदर, 2 एलिमेंट्स टोटल है इसके अंदर, तो आप इस तरीके से भी ई बाई एफ को फाइंड कर सकते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला समझ में आ गया, कंडीशन प्रोबेबिलिटी को फाइंड कैसे करना है वो भी आपको पता लग गया, या तो इंटरसेक्शन वाले फॉर्मूले से कीजिए या फिर क्वेश्चन को पढ़कर ये पता कीजिए कि इवेंट एफ के अंदर फेवरेबल कंडीशन कौन सी है, और उस फेवरेबल कंडीशन को ऊपर रखिए, अपॉन में आ जाएगा टोटल एलिमेंट्स इन इवेंट एफ, और आपके पास आंसर। ओके स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। इसमें बोला ए डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स, एक डाइस को हमने 3 बार रोल किया, और आपको पता होगा जब एक डाइस को 3 बार रोल करते हैं तो टोटल जो एलिमेंट्स बनते हैं सैंपल स्पेस में वो 216 216 एलिमेंट्स बनते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, दोज आर 216 एलिमेंट्स हो जाएंगे। 216 एलिमेंट में बनाऊंगा तो स्क्रीन ना भर जाएगी, क्यों बनाऊं मैं, हमें पता चल गया ना 216 एलिमेंट्स है। अब इसने बोला इवेंट ई के अंदर वे एलिमेंट्स हैं, मतलब इवेंट ई क्या दिए में 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस। इवेंट ई में इसने बोला कि भाई जो 3 डाइस हमने डाइस को 3 बार रोल किया है तो तीसरी बार में सिर्फ 4 आया है, पहले 2 बार में कुछ भी आ सकता है, तो पहले 2 बार में आने की क्या टोटल पॉसिबिलिटीज है, तो ये बन जाएगी पहली बार डाइस रोल किया तो 6 पॉसिबिलिटीज, दूसरी बार डाइस रोल किया तो 6 पॉसिबिलिटीज, तीसरी बार डाइस रोल करने को उसने बोला कि 4 ही आना चाहिए, तो तीसरा तो फिक्स हो गया, तो वहां तो 1 पॉसिबिलिटी है कि 4 आ गया, पहले पर आने की 6, दूसरी बार डाइस रोल किया तो भी टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है 6, तो 6 इंटू 6 इंटू 1, तो इवेंट ई के अंदर कितने एलिमेंट आ जाएंगे, इवेंट ई के अंदर एलिमेंट आ जाएंगे 6 इंटू 6 इंटू 1, दैट इज 36 एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसने बोला ना कि थर्ड टोस पे 4 आना चाहिए, पहले 2 टोस पर कुछ भी आ सकता है, तो पहले टोस पर टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है नंबर आने की, 6 पॉसिबिलिटीज है जो डाइस रोल करते हैं, दूसरी बार डाइस रोल किया तो भी 6 पॉसिबिलिटीज है, तीसरी बार रोल किया तो 1 पॉसिबिलिटी है कि 4 आना चाहिए, तो 6 इंटू 6 इंटू 1 बन जाएगा। सिमिलरली आप इवेंट एफ के अंदर एलिमेंट बताइए कितने आएंगे, इवेंट एफ के अंदर, इवेंट एफ के अंदर इसने बोला कि पहले बार हमने रोल किया तो 6 आना चाहिए, दूसरी बार रोल किया तो 5 आ गया, तीसरी बार रोल करेंगे तो 1 से लेके 6 तक कुछ भी पॉसिबिलिटी है आने की, तो पहले डाइस रोल करने पर 6 आ गया तो 1 पॉसिबिलिटी, दूसरी बार डाइस रोल किया तो 5 आ गया, वो सी भी 1 पॉसिबिलिटी है ना, और तीसरी बार डाइस रोल किया तो 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो कितनी पॉसिबिलिटी बन गई 6, तो पहली कंडीशन में 1, फिर दूसरी बार में 1, फिर तीसरी बार में 6, तो एफ के अंदर कितने एलिमेंट आ जाएंगे 6 एलिमेंट, ठीक है। ई के अंदर वे एलिमेंट है जिनमें लास्ट में 4 है, और एफ के अंदर वे एलिमेंट है जिनमें स्टार्टिंग पे 6 एंड 5 है, और थर्ड टोस पर कुछ भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बाई एफ, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बाई एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बाई एफ का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एफ एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एफ
डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ f। अब E इंटरसेक्शन f इस सैंपल स्पेस में और इस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट कॉमन आएंगे ये पता होना चाहिए। तो ये पता करना बहुत आसान है, क्योंकि ये जो इवेंट ई है इसके अंदर वे एलिमेंट है जिसमें लास्ट में 4 है ना, मतलब स्टार्टिंग पे कुछ भी हो सकता है, लास्ट में 4 आएगा। ये वे एलिमेंट्स हैं एफ के अंदर जिनमें स्टार्टिंग में 6 और 5 आ रखा है, बाद में कुछ भी हो सकता है। तो इस एफ के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, एफ के अंदर एलिमेंट आएंगे 651, 652, 653, 654, 655, 656। अब इन 6 एलिमेंट्स में से इनके साथ कौन से एलिमेंट कॉमन आएंगे। देखो ई के अंदर वे एलिमेंट है जिसमें लास्ट में 4 है, तो इसमें लास्ट में 4 केवल इस एलिमेंट में आ रखा है, इस एलिमेंट में। तो ई के अंदर और एफ के अंदर केवल ये एलिमेंट कॉमन होगा, क्योंकि ई के अंदर वे एलिमेंट जिसमें लास्ट में 4 है और एफ के अंदर वे एलिमेंट जिसमें स्टार्टिंग में 6 और 5 है, और 6 और 5 होने के बाद 4 केवल एक ही एलिमेंट में आ सकता है। तो इसलिए ई इंटरसेक्शन एफ में एक एलिमेंट आएगा, तो 1 अपॉन, और टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट है 216, और एफ की प्रोबेबिलिटी आएगी 6 अपॉन 216। तो कुल मिला के इसको आंसर सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/6, है ना, 1/6। अब इसको अगर दूसरे मेथड से करना चाहते हैं तो दूसरे मेथड भी कर सकते हैं। एफ के अंदर वे एलिमेंट जांचिए जो हमारे फेवरेबल है। तो एफ के अंदर केवल एक ही एलिमेंट फेवरेबल है, दैट इज 654, क्योंकि इसके लास्ट में 4 आ गया। हमें ई की प्रोबेबिलिटी बतानी है, और ई की प्रोबेबिलिटी उसने पूछी है कि लास्ट में 4 आना चाहिए, थर्ड टॉस पे 4 आना चाहिए, और थर्ड टॉस पे 4 केवल इसी एलिमेंट में है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस कितनी होगी एफ के अंदर 1, और एफ के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं 6, तो 1/6। आप एफ को देख के भी सीधे प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। तो अब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आइडिया लग गया होगा। एक आधा क्वेश्चन और है क्या? हाँ, ये भी शायद क्वेश्चन है इसका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको भी कर लेते हैं चलो। तो इसमें क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाइस। हमने एक डाइस को थ्रो किया, इसने बोला इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, डाइस को थ्रो करने पर 3 का मल्टीपल अगर आया, देन थ्रो द डाइस अगेन, तो दोबारा से डाइस को थ्रो कर दो। तो पहले यहां तक के सैंपल स्पेस बना लेते हैं ना, तो सैंपल स्पेस बनाते हैं। उसने बोला डाइस थ्रो करो, और 3 का मल्टीपल अगर आया तो फिर से डाइस थ्रो करो। 3 का मल्टीपल, मान लीजिए हमने डाइस थ्रो किया और 3 आ गया, तो फिर से डाइस थ्रो करेंगे, और फिर से डाइस थ्रो करने पर 6 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, या फिर 4 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है ना। जब हमने पहला डाइस थ्रो किया तो 3 आ गया, और 3 आने पर हमने फिर से डाइस रोल कर दिया। जब हमने पहले डाइस को रोल किया तो हो सकता है 6 आ जाए, क्योंकि 6 भी तो 3 का मल्टीपल है। तो अगर 6 आ गया तो फिर से दूसरा डाइस रोल करेंगे, और दूसरे डाइस को रोल करने पर फिर से 6 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, है ना, 6-5 एंड 6-6। अभी तक 12 टोटल एलिमेंट आ चुके हैं सैंपल स्पेस के अंदर। इसने बोला इफ एनी अदर नंबर कम्स अप, यानी कि 3 के मल्टीपल के अलावा अगर कोई नंबर आया, जैसे कि 1, 2, 4, 5, अगर ये 4 नंबर में से कोई सा भी आया, देन टॉस ए कॉइन, तो एक कॉइन को टॉस करो। अब मान लिया 1 आ गया, 1 अगर डाइस पर आया तो हमें एक कॉइन टॉस करना है। अब कॉइन टॉस करेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे लिख लो। ठीक है, हमने डाइस को रोल किया तो हो सकता है 2 आ जाए, और 2 आने पर फिर से कॉइन टॉस करेंगे तो 2 पॉसिबिलिटीज। 3, अगर 3 आ गया डाइस पर तो फिर से डाइस रोल करेंगे, सारी पॉसिबिलिटीज ऑलरेडी लिखी हुई है सैंपल स्पेस में। अगर 4 आया तो फिर से हेड और टेल 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर 5 आया तो फिर से हेड और टेल 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, और 6 आया तो फिर से डाइस रोल कर देंगे, और उसकी मैंने लिख दी है इसके अंदर ऑलरेडी क्या क्या कंडीशंस रहेंगी। तो सैंपल स्पेस के अंदर टोटल 20 एलिमेंट आ गए। तो कितने एलिमेंट आ गए टोटल 20। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस इज 20। अब क्वेश्चन आगे पढ़ना है, इसमें मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी द कोइन शोज टेल। कोइन पर क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। तो इवेंट ई के फेवरेबल एलिमेंट कौन कौन से हैं, टेल वाले एलिमेंट, यानी कि टेल किस किस पर है, 1 पर और टी पर।
2 पर और 3 पर, फिर 4 ई आ जाएगा, फिर 5 ई आ जाएगा। तो इवेंट्स ई के फेवरेबल एलिमेंट्स लिख चुके हैं आप। इसमें मतलब गिवन दैट का मतलब है इवेंट एफ हमें गिवन है, और इवेंट एफ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, एटलीस्ट वन डाइस शोज 3, कि डाइस फेंकने पर कम से कम एक बार में तो 3 आया हुआ हो। तो 3 आने वाले कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6 एंड एक आ जाएगा 6 3। तो इवेंट एफ के अंदर भी आ गए इतने एलिमेंट। अब हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। इस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एक कॉइन पर टेल आ गया हो, द कॉइन शोज टेल, है ना। तो हमें निकालना पड़ेगा पहले ई इंटरसेक्शन एफ, और अगर ई इंटरसेक्शन एफ हम फाइंड करेंगे तो ई में और एफ में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ इज 5। और अगर ई इंटरसेक्शन एफ 5 है, एम्प्टी है, तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या बन जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बन जाएगा 0। अगर ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 0 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ भी क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ भी क्या बन जाएगा, 0। यानी कि ऐसी इवेंट पॉसिबल ही नहीं है। ओके, अगर आपको इसको दूसरे तरीके से करना तो दूसरे तरीके से कर लीजिए। आपको ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी बतानी थी, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। तो ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी बताने के लिए आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल इन एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल इन एफ, और अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। और एफ के अंदर तो एक भी एलिमेंट फेवरेबल नहीं आएगा, क्योंकि जो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है वो बतानी है कि कॉइन पर टेल आना चाहिए। लेकिन एफ के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जहां पे टेल चमक रहा हो, मतलब ऊपर एलिमेंट आ जाएंगे 0, और एफ के अंदर एलिमेंट थे कितने, 3 और 3 6 7, 7 एलिमेंट थे। तो ऊपर अगर 0 आ गया तो कुल मिला के 0 ही होगा। तो आप कोई से भी मेथड से सोल्व कीजिए, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का आंसर सेम। अब मेरे ख्याल से आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात समझ में आई आपको, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। प्रॉपर्टीज देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। देखो, सपोज कीजिए आपके पास एक सैंपल स्पेस है ना, सैंपल स्पेस। मान लीजिए सैंपल स्पेस 2 कॉइन टॉस करने का है। 2 कॉइन टॉस करने का हो गया आपका हेड हेड, और हेड टेल, और टेल हेड, और टेल टेल। अगर 2 कॉइन टॉस करेंगे तो ये सैंपल स्पेस बन जाएगा। इवेंट ई मान लेते हैं, इवेंट ई मान लेते हैं हम, मान लेते हैं कि एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, तो एटलीस्ट वन हेड बन जाएंगे ये एलिमेंट्स, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब है कम से कम एक हेड वाले एलिमेंट्स। और इवेंट एफ हम मान लेते हैं कि एटलीस्ट वन टेल वाले एलिमेंट, तो एटलीस्ट वन टेल वाले एलिमेंट जाएंगे हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ठीक है, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, अभी आपने फॉर्मूला देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड। इसका फॉर्मूला हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लगाए। ठीक है, अब हमें आंसर बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एस हैज अकर्ड। ठीक है, नहीं सॉरी, हमें बताना है सबसे पहले प्रॉपर्टी में प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट ई हैज अकर्ड। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए, अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगाया जाए तो फॉर्मूले में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन ई एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। यानी कि आपको सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गिवन दैट इवेंट ई हैज अकर्ड। तो एस इंटरसेक्शन ई मतलब एस में और ई में इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, यही एलिमेंट को माना जाएंगे ई के। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्योंकि एस इंटरसेक्शन ई इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए जरा, वो ई के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब एस इंटरसेक्शन ई की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। यहां से कट करेंगे तो आंसर कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि किसी भी सैंपल स्पेस की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट एनी इवेंट रिलेटेड टू दैट सैंपल स्पेस हैज अकर्ड, तो वो हमेशा 1 आएगा। अब अगर आप इसमें एस बाई एफ निकालेंगे ना तो भी आंसर 1 ही आना है।
है ना। अगर कोई और इवेंट बना दोगे और तब S बाई जी इवेंट निकालोगे तो भी 1 ही आएगी। यानी कि किसी भी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट एनी इवेंट रिलेटेड टू दैट सैंपल स्पेस हैज अकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी 1। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या, मतलब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालोगे उसी के अकर होने पर, यानी कि वी आर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट ई हैज अकर्ड, तो वो भी हमेशा 1 ही आएगा। इसको भी आप इस फॉर्मूले में लगाकर चेक कर सकते हैं कि क्या प्रॉपर्टी सही है या नहीं। नंबर थर्ड इसकी प्रॉपर्टी ये है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें ए यूनियन बी की, है ना। दो इवेंट्स हैं ए और बी, गिवन दैट एफ हैज अकर्ड, ऐसा मान लो। हमें बताना है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन दैट एनी इवेंट एफ हैज अकर्ड। तो वो आएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए given that f has occurred plus probability of b given that f has occurred minus probability of a intersection b given that f has occurred। ये सभी हमें पता होना चाहिए, तो हम a यूनियन b बाई f निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। इन प्रॉपर्टीज का ज्यादा रोल नहीं है, ये आपके मल्टीपल चॉइस में पूछी जा सकती है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान होनी चाहिए। एक बात और यहाँ पे नोट करने की है, देखो मैं बताता हूँ आपको। नोट नोट देखो ये है कि अगर इवेंट ई और इवेंट एफ, इफ इवेंट ई एंड एफ आर डिसजॉइंट, if event E and event F are disjoint, so disjoint set। disjoint का मतलब है उनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो E इंटरसेक्शन F क्या बन जाएगा, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो फाई बन जाएगा। और अगर E इंटरसेक्शन F फाई बन गया तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, E इंटरसेक्शन F की जीरो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि कुछ भी एलिमेंट नहीं है। तो फिर A यूनियन B का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका इस कंडीशन के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B गिवन दैट F हैज अकर्ड इक्वल टू आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई F। ये तो जीरो बन गया। तो अगर दो इवेंट का सेट डिसजॉइंट सेट है और आपको A यूनियन B निकालना है, देन सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई F। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आइडिया लगा आपको, आगे चलिए। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम और कुछ नहीं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही बनाई गई है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कैसे बनाई है, देखो अभी अभी आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बाई एफ निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बाई एफ आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, या मैं इसको दूसरे तरीके से लिख सकता हूं, अभी लिखता हूं चलो। पहले यहां से देखिए, यहां से आपको पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। जो डिनोमिनेटर है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ई इंटरसेक्शन एफ लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए, या फिर मैं इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिख सकता हूं। दूसरे तरीके से मतलब मैं फाइंड कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ गिवन दैट ई हैज अकर्ड, है ना। तो वो क्या जाएगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई और डिवाइडेड बाय जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये जो पीछे लिखा हुआ होता है ना, वही नीचे की तरफ हो जाता है। यहाँ पे पीछे एफ लिखा हुआ है तो नीचे क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहाँ पे पीछे ई लिखा हुआ है, इवेंट ई, तो नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई आ जाएगी। और यहाँ से अगर आप ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई। ठीक है, तो ये जो दोनों के दोनों फॉर्मूले अभी अभी हमने बनाए हैं, दोनों के दोनों एक्सप्रेशन हमने अभी अभी बनाए हैं, ये दोनों एक्सप्रेशन ही क्या है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम बोली जाती है या मल्टीप्लीकेशन रूल बोली जाती है, मल्टीप्लीकेशन। यहाँ से एक बात और ध्यान रखनी है आपको, हम शॉर्ट में, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम शॉर्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को
शॉर्ट में लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी लिख देंगे, इसका मतलब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन थ्योरी का ये है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का मतलब ये है कि आपको इवेंट ई एंड इवेंट एफ के एक साथ अकर होने की प्रोबेबिलिटी बतानी। क्या बतानी है आपको? इवेंट ई के एंड इवेंट एफ के अकर होने की, एक साथ अकर होने की प्रोबेबिलिटी। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि पहले कोइन पर हेड और दूसरे कोइन पर टेल आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी बताओ। पहले कोइन पर हेड एंड दूसरे कोइन पर टेल, अब इन दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है ना, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाना। ठीक है, समझ में आया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए चलिए एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। एग्जांपल लेते हैं। चलो इंडिपेंडेंट इवेंट समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज कीजिए मेरे पास 52 कार्ड्स है ना, तो सैंपल स्पेस मैं बनाता हूं। सैंपल स्पेस 52 कार्ड्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा आपका? 52 आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस, 52 कार्ड्स। अब हमारे पास एक इवेंट ई है। इवेंट ई ये है कि हमने एक कार्ड निकाला है और वो कार्ड डायमंड का है, मान लीजिए। किसका है? तो इवेंट ई है ड्राइंग, ड्राइंग ए। हमने एक कार्ड निकाला ड्राइंग ए, ड्राइंग ए डायमंड का। तो हमने डायमंड का एक कार्ड निकाला है, ठीक है ना। और इवेंट एफ हम मान लेते हैं, इवेंट एफ हमने मान लिया कि कार्ड जो है किंग का निकाला हमने, है ना। ड्राइंग कार्ड इज ए किंग, ड्राइंग कार्ड इज ए किंग, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इन दोनों इवेंट को अलग अलग फाइंड कर लेते हैं पहले। व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, है ना। अब इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डायमंड का कार्ड हमने निकाला, तो डायमंड के टोटल कितने कार्ड होते हैं? 13, और सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट है 52, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी आ गई डायमंड का कार्ड ड्रॉ करने की। एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। तो जो एफ इवेंट है उसमें हमने किंग निकाला है, और किंग निकाला है। टोटल किंग कितने होते हैं 52 कार्ड्स में? 4, तो 4 टोटल किंग्स होते हैं। और टोटल कार्ड्स जो सैंपल स्पेस में है 52 है, एलिमेंट्स कह सकते हो आप, तो हो जाएगा 1/30। क्या किया? 1/30। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड। इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी बताइए, एफ अकर हो चुकी है, तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे क्या जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाएगा नीचे। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए अब आपको। ई इंटरसेक्शन एफ, इस इवेंट ई के सेट में और इवेंट एफ के सेट में कितने कार्ड्स कॉमन आएंगे? केवल एक कार्ड, क्योंकि एफ के अंदर 4 कार्ड है, और 4 कार्ड मतलब किंग वाले हैं, और ई के अंदर डायमंड के सारे कार्ड हैं, तो डायमंड में एक किंग जो होगा वो एफ में भी हो जाएगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ में केवल एक एलिमेंट को बनाएगा, दैट इज 1, और टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? 52 डिवाइडेड बाय, इसे यहाँ पे लगा दो, इक्वल है ना। एफ के अंदर, एफ के अंदर कितने एलिमेंट है? एफ के अंदर है 4 एलिमेंट्स, ऊपर में कितना जाएगा? 52, तो 52 से 52 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 1/4। मतलब कि ये आ गई अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। जरा ऊपर ध्यान देना, आपने ई की प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करी थी? ई की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करी थी 1/4, यानी कि इसको मैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी कह सकता हूँ, 1/4 है ना। दोनों का आंसर 1/4 है, तो दोनों इक्वल ना हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का आंसर भी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का आंसर भी 1/4। अगर दोनों इक्वल हो गई तो इफेक्ट कहां डाला? इवेंट एफ ने तो इवेंट ई पर इफेक्ट डाला ही नहीं। अगर इवेंट एफ ने इवेंट ई पर इफेक्ट नहीं डाला तो हम बोलते हैं कि इवेंट ई एंड इवेंट एफ दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं। अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं
तो दूसरे इवेंट पहले इवेंट पर इफेक्ट नहीं डालेगी, पहले इवेंट दूसरे इवेंट पर इफेक्ट नहीं डालेगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई फाइंड करेंगे तो वो भी वही आ जाएगा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का आंसर है, दैट इज 1/30, क्योंकि ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं। तो इसलिए इवेंट ई इवेंट एफ पर इफेक्ट नहीं डालेगी, प्रोबेबिलिटी सेम आ जाएगी, और इवेंट एफ इवेंट ई पर इफेक्ट नहीं डालेगी, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो गई तो एक बात देखिए जरा, अभी आपने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ी थी, है ना? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में आपने क्या पढ़ा था? लेट मी चेंज द क्लास फर्स्ट। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ये थी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है कि अगर आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ई और एफ ले लेते हैं क्योंकि हमने ई और एफ से एग्जांपल समझा ना। तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो फॉर्मूला क्या देखा था हमने? आपने फॉर्मूला देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई। एक तो ये फॉर्मूला था और दूसरा फॉर्मूला भी था एक, चलो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गया इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई को क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई को लिख सकता हूं मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यानी कि कहने का मतलब तो ये हो गया कि अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं और हमें उनका इंटरसेक्शन निकालना हो तो उन दोनों इवेंट्स की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये हो गए इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कई बार हमसे क्वेश्चन में देगा ये इंडिपेंडेंट इवेंट है प्रूफ करो, इंडिपेंडेंट इवेंट है प्रूफ करो। अगर आपको इंडिपेंडेंट इवेंट प्रूफ करना है देन आपको ई इंटरसेक्शन एफ को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को प्रूफ करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के ई। जैसे ही ये प्रूफ हुआ तुरंत ये प्रूफ हो जाएगा कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आपने एक और इसका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के दो देखेगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इस ई बाई एफ को, ई बाई एफ को देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखा जा सकता है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या निकल के आएगा? वही निकल के आएगा जो हमने अभी अभी ऊपर बनाया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये तो बात प्रूफ हो गई बिल्कुल डेफिनेटली 110% संसारिक सत्य, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है, जिसको हम गलत साबित ही नहीं कर सकते कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो उनका इंटरसेक्शन उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई के इक्वल आए। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन करते हैं, तो ये क्वेश्चन है, इसमें इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी बताइए, बताइए क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है हमें, वी आर गिवन इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें गिवन है 3/5 और इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है पी, और हमें इस, ये स्मॉल पी है ना, हमें बताना है पी की वैल्यू, हमें पी की वैल्यू बतानी है। पी की वैल्यू कब बतानी है? जब इवेंट्स कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक बात आपको समझनी चाहिए कि अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होता है। मैंने पीछे बताया अभी? नहीं, नहीं बताया। अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा। इवेंट्स इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वीडियो थोड़ी लंबी बनने वाली है भाई साहब, तो इसलिए हिम्मत के साथ में है ना, इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज एन एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी होती है 0। और हमें एक चीज गिवन है क्वेश्चन में, ए यूनियन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला आप सभी लोग आसानी से जानते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो होता है ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी का। ये हमें गिवन है 3/5 इक्वल टू में 1/2 प्लस पी, ये तो -0 हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो पी की वैल्यू हो जाएगी
6 माइनस 5/10 दैट इज 1/10 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। फाइंड कर लिया हमने प्रोबेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में इसने बोला कि इवेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है। इवेंट्स कैसी है? इंडिपेंडेंट। चलो अगर इंडिपेंडेंट है तो हमें एक बात पता है कि उनका इंटरसेक्शन उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा, और हमें ए यूनियन बी गिवन है तो सेम फॉर्मूला लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी is going to be equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Probability of A union B given है हमें 3/5 equal to A given है आपको 1/2 plus probability of B given है हमें P minus probability of A intersection B को क्या लिख सकते हैं जब वे इंडिपेंडेंट है, तो probability of A intersection B को लिख सकते हैं probability of A into probability of B। ये 1/2 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये तो 1/10 बन जाएगा, अभी ये निकाला था हमने। इसको आगे सॉल्व करना है हमें, तो मिल जाएगा 1/10 इक्वल्स टू p माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितनी गिवन है 1/2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन है p। तो p में से p/2 माइनस करेंगे तो ये p/2 आ जाएगा, है ना। ये p में से p/2 माइनस करें तो p/2, और p/2 की वैल्यू 1/10 है। यहाँ से 2 से कट जाएगा 10 5 टाइम्स, तो स्मॉल p की वैल्यू आ गई आपको 1/5। स्मॉल p की वैल्यू क्या आ गई आपको 1/5 आ गई। तो जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और इंडिपेंडेंट हैं तो p की वैल्यू क्या आ गई आएगी, हमने बता दी। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट को कैसे यूज करना है आपको आइडिया लगा। तो क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6 इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। हमें गिवन है कि इवेंट ए और इवेंट बी कैसी है, इंडिपेंडेंट है। सबसे पहले हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। इस एंड का मतलब आप समझते हैं, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन एंड और का मतलब होता है यूनियन। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ऊपर हमें गिवन है कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इंटरसेक्शन तो आप माशाल्लाह निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाए। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन है आपको 0.3 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है आपको 0.6, तो ये आएगा 0.18, ये आएगा 0.1। क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करते हैं। अब तो इंडिपेंडेंट आती है, आप धड़ाधड़ उड़ा दोगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नोट बी, नोट बी का मतलब होता है बी डैश। आपने 11th क्लास में सीखा होगा, नोट बी का मतलब बी डैश, यानी कि आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि दोनों की दोनों इवेंट्स कैसी है, इंडिपेंडेंट। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर इवेंट ए एंड इवेंट बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश एंड बी डैश वाली इवेंट्स भी इंडिपेंडेंट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से ये दोनों इवेंट भी इंडिपेंडेंट ही हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश आ जाएगा इसका फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.3, और बी डैश कैसे निकालते हैं, बी डैश निकालेंगे 1 में से माइनस करके बी को, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को 1 में से माइनस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश आ जाएगी। जब 0.6 को 1 में से माइनस करेंगे तो 0.4 आएगा, यहाँ जाएगा 0.4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.12। तो बी डैश 1 में से माइनस करेंगे, ए डैश 1 में से माइनस करेंगे, तो डैश का मतलब समझ में आ गया कैसे निकालना है। जो थर्ड है, थर्ड में इसने बोला कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ए और बी, प्रोबेबिलिटी बतानी है ए और बी। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें बताना है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड ए यूनियन बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब तो उड़ा दोगे आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपने ऊपर निकाला है, दैट इज 0.18। इसको सोल्व करेंगे तो 0.90 में से ये जाएगा तो 0.72 बच जाएगा। यही आपका आंसर। नंबर 4 पे आपको फाइंड करना है नाइदर ए नॉर बी, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी, नीदर ए नॉर बी, ना तो ए और ना बी, मतलब नॉट ए एंड नॉट बी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है नॉट ए एंड नॉट बी, नीदर ए और नॉट बी का मतलब समझ में आया। तो आप नोट ए का मतलब क्या है, नोट ए का मतलब है ए डैश
एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नोड पी का मतलब बी डैश। तो यह जाएगा आपका सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, क्योंकि अगर इवेंट ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगी, और अगर ए डैश बी डैश इंडिपेंडेंट है और उनका इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश सीधा आंसर होता है। ए डैश कैसे निकालेंगे, 1 में से माइनस करके, दैट इज 0.7। बी डैश कैसे निकालेंगे, 1 में से माइनस करके, दैट इज 0.4। तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0.2। तो इंडिपेंडेंट को कैसे यूज करना है आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, चलो इसको भी समझते हैं। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है। सपोज कीजिए हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर से कैसे समझाता हूँ, एग्जांपल से, ध्यान से समझना, ठीक है। तो एग्जांपल से समझाने के लिए सपोज कीजिए हमारे पास दो बैग है, दिस इज बैग वन, दो थैले, एंड दिस इज बैग टू, दिस इज बैग टू। ध्यान से समझना, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी को। सपोज कीजिए बैग वन में 5 रेड बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। बैग टू में मान लेते हैं 4 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल्स, 4 रेड बॉल्स हैं, 6 ब्लैक बॉल्स। अब हमें क्या करना है, हमें एक बॉल निकालनी है और वो बॉल रेड होनी चाहिए। हमें एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमने एक इवेंट ए ले लिया, इवेंट ए, ड्रॉइंग ए रेड बॉल, ड्रॉइंग ए रेड बॉल। तो इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, ड्रॉइंग ए रेड बॉल। तो अगर केवल एक बैग होता, एक बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी तो आप देखते बता देते, 5 रेड बॉल है, टोटल 10 है, तो 5/10 पहले बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी आ जाती। लेकिन अभी तो बैग 2 हैं और हमें तो यही नहीं पता कि निकालना कौन से बैग में से है बॉल को। तो अब क्या करते हैं, हम पहले तो हम दोनों बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बताएं, है ना। मान लेते हैं कि पहले बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी वाली इवेंट है इवन। इवन क्या हो गया, इवन इज द इवेंट व्हेन वी आर सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग, एंड इवेंट E2 मान लेंगे हम जब हम सेकंड बैग को सिलेक्ट करेंगे। और जब दो बैग में से एक बैग को सिलेक्ट करना है तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1/2। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इवेंट E1, है ना, सिलेक्टिंग ऑफ फर्स्ट बैग। इवेंट इवन क्या है, हम फर्स्ट बैग को सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्टिंग ऑफ फर्स्ट बैग। और इवेंट E2 क्या है, इवेंट E2 है आपका सिलेक्टिंग ऑफ सेकंड बैग, सिलेक्टिंग ऑफ सेकंड बैग। अब फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आप मुझे को बता सकते हैं सीधे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 आ जाएगी 1/2, क्योंकि दो ही तो बैग है, दो में से पहले वाला हमें सिलेक्ट करना है तो ये 1/2 हो जाएगी। सिमिलरली दूसरे बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी आप बता सकते हैं कि इवेंट E2 की प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/2। अब हमें रेड बॉल निकालनी है, तो रेड बॉल एक तो पहले बैग में से निकाल सकती है या हो सकता है दूसरे बैग में से निकलनी हो। तो यहाँ पर टोटल 2 कंडीशन है, तो इन टोटल 2 कंडीशन से प्रोबेबिलिटी निकालना ही टोटल प्रोबेबिलिटी। तो हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए क्या है, रेड बॉल निकालना। इवेंट ए क्या है आपका, रेड बॉल निकालना आपकी इवेंट है। तो अब रेड बॉल या तो फर्स्ट बैग से निकालेंगे, और फर्स्ट बैग से कैसे निकालेंगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो सबसे पहले आएगा तो सिलेक्टिंग ऑफ फर्स्ट बैग इनटू फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो हमें दो, यहाँ पे दो टर्म्स लिखी है। तो सिलेक्टिंग ऑफ फर्स्ट बैग, पहले तो प्रोबेबिलिटी लिखी है मैंने फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने की, फिर फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, प्लस फिर आएगा सेकंड बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इनटू फिर सेकंड बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। क्योंकि ए क्या है, जो इवेंट ए है वो इवेंट ए रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है। तो इवन हो गया फर्स्ट बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, और ए बाई इवन हो गया रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बैग फर्स्ट। ऐसे समझ लो इसे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये हो गया सेकंड बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, एंड ये क्या है A बाई E2, और A बाई E2 का मतलब है सिलेक्टिंग ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग सेकंड।
तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा, ये एक्सप्रेशन और कुछ नहीं बल्कि टोटल प्रोबेबिलिटी ही है। दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आप इवेंट ए की टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे सभी वैल्यूज आपको गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज 1/2 इनटू ए बाई इवन, यानी कि फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 5/10 प्लस, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 1/2 इनटू ये ए बाई E2 क्या है, सेकंड बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 4/10। इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 9/20। तो कुल मिला के रेड बॉल निकालने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो है 9/12। क्या है, 9/12। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है आपको आइडिया लगा, टोटल प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन आपको समझ में आया। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसने बोला एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो यहाँ पे एक अर्न है जिसमें 5 रेड बॉल्स है एंड 5 ब्लैक बॉल्स है। इसने बोला ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड रिटर्न टू द अर्न। हमने एक बॉल निकाली, निकालने के बाद देखा कौन से कलर की है और फिर उसको वापस रख दिया उसी बैग में। ठीक है, तो हो सकता है कि रेड बॉल आ जाए, हो सकता है कि ब्लैक बॉल आ जाए। बात समझ में आई। उसके बाद आगे क्या बोला उसने, मोर ओवर आगे हमने 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। इसने बोला जब हमने पहली बॉल निकाली थी, पहली बॉल निकालने पर हमने उसको कलर नोट कर लिया, तो कलर नोट करने के बाद हमने वो बॉल वापस उसी में रखी। उसके बाद हमने 2 बॉल एक्स्ट्रा रखी है उसमें, हमने क्या रखा है, 2 बॉल एक्स्ट्रा रखी। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 कंडीशन बनेगी अलग अलग। 2 कंडीशन क्या बनेगी, एक मिनट में बता दूंगा 2 कंडीशन क्या बनेगी। तो हो सकता है पहले तो रेड बॉल निकल जाए, हो सकता है कि पहले ब्लैक बॉल निकल जाए। जी, तो यहाँ से 2 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन है रेड बॉल, हमने पहले ही बार बॉल निकाली, हो सकता है कि रेड बॉल हाथ में आ गई, तो उसे मान लेता हूं मैं इवेंट इवन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन, और इवन क्या है, रेड बॉल आना है ना, तो वो हो सकता है 5/10। और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि पहली बारी में हमने बॉल निकाली, वो ब्लैक निकल गई, तो वो दूसरी कंडीशन हो गई, दैट इज E2 का मतलब ब्लैक बॉल आ गई। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई, 5/10। 5/10 का मतलब कितना आपका 1/3, और ये भी कितना आपका 1/2। अब हमने आगे क्या किया, आगे यहां से हमने बोला कि मान लिया फर्स्ट बारी में रेड बॉल आ गई, तो हमने 2 रेड बॉल और डाल दी। तो पहले तो 5 रेड बॉल थी, हमने 2 रेड बॉल और डाल दी, तो अब उसमें कितनी रेड बॉल हो गई है, 7 रेड बॉल। लेकिन ब्लैक बॉल तो 5 ही रहने वाली है। लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या होगा, सेकंड कंडीशन में होगा ये कि हमने बॉल निकाली, वो ब्लैक आ गई, तो मैं 2 ब्लैक बॉल और डाल दूंगा। जब 2 ब्लैक बॉल और डाल देंगे तो 7 ब्लैक बॉल हो जाएंगी, लेकिन रेड बॉल तो 5 रहेंगी। ठीक है, अब हमने फिर से एक बॉल निकालनी है। वी आर टू ड्रॉ अगेन 1 बॉल। हम फिर से एक बॉल निकालेंगे, उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो यहां से हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड बॉल होने की। अब तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू इस कंडीशन से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन। और ए क्या है यहाँ पे, ए आपका रेड बॉल निकाल रहे हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, है ना। हो सकता है कि ब्लैक बॉल आ गई और ब्लैक बॉल हमने वापस रख दी उसमें, और 2 ब्लैक बॉल और डाल दी, अब उसमें 5 ब्लैक बॉल हैं, सॉरी तो मैंने कहा 5 रेड बॉल है और 7 ब्लैक बॉल है। अब यहाँ से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है हमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, ये अपना फॉर्मूला हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी का। तो इवन कितना अपना 1/2 है इवन। अब इस कंडीशन से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं 7/12 प्लस E2, E2 की प्रोबेबिलिटी है 1/2, और E2 से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/12। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 7/24 प्लस 5/24 इक्वल्स टू में जाएगा 12/24, दैट इज 1/2। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी रेड बॉल निकालने की, 1/2। तो इस तरीके से आपको टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यूज करना। ठीक है, आगे बढ़ो। इसके बाद आती है बेस थ्योरम, है ना। बेस थ्योरम के लिए मैं सेम एग्जांपल लेके चलूंगा जो मैंने आपको टोटल प्रोबेबिलिटी में समझाया।
टोटल प्रोबेबिलिटी में मैंने बैग 1 लिया था 5 रेड 5 ब्लैक बॉल, फिर 4 रेड 6 ब्लैक बॉल। इसी एग्जांपल से समझाऊंगा बेस थ्योरम। तो हमारे पास दो बैग्स हैं, दिस इज बैग 1। बैग 1 में क्या अपना 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स थी, 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। और फिर अपने पास बैग 2 था, बैग 2 में 4 रेड बॉल्स थी, 4 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो हमें एक रेड बॉल ड्रॉ करनी थी, है ना। हमने इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी बतानी थी, दैट वाज ड्रॉइंग ए रेड बॉल। यही तो था, ड्रॉइंग ए रेड बॉल। रेड बॉल ड्रॉ करनी थी अपन को। और इवेंट इवन क्या थी, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग, है ना। सिलेक्टिंग ऑफ फर्स्ट बैग या सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग। उसके बाद था अपना E2। E2 क्या था आपका, सिलेक्शन ऑफ सेकंड बैग। और ये सब हमें गिवन है, मतलब गिवन भी नहीं है तो हम निकाल सकते हैं, इजीली चमक जाएगा। तो फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बन जाएगी आपकी 1/2। और सेकंड बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी क्या बन जाएगी, 1/2। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि रेड बॉल निकालनी है। तो रेड बॉल निकालने के लिए पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू फर्स्ट बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब A/E1, फिर आएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू सेकंड बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी, टोटल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना था, 1/2 था ना, इनटू A/E1 कितना हो जाएगा, 5/10, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2 था और A/E2 कितना बन गया था आपका, 4/10। उसको सॉल्व करने पर बन गया था हमारा 9/10। यहाँ तक तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताइए कौन से बैग से बॉल निकाली गई है। हमने रेड बॉल निकाल ली, रेड बॉल निकालने की इवेंट हो गई कंप्लीट, यानी कि जो इवेंट ए है वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ये बताना है कि वो बैग, मतलब जो बॉल जो हमने निकाली है रेड बॉल, वो फर्स्ट बैग से निकाली गई है। हमें ये बताना है, तो बताना है हमें कि जो बॉल है वो फर्स्ट बैग से निकाली गई है। यहाँ पे स्टार्ट होती है बेस थ्योरम कि कौन से बैग से निकाली गई है। दूसरा एग्जांपल लीजिए, जैसे कि मान लीजिए दो मशीन है ए और बी। दो मशीन दो मशीन कुछ प्रोडक्ट बना रही है। पहली मशीन जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन होगी, दूसरी मशीन जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन होगी। अब जो मशीन ए है मशीन बी है, इन दोनों ने कितने कितने प्रोडक्ट बनाए उसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन। और ये दोनों की दोनों मशीन प्रोडक्ट बनाने में कुछ गड़बड़ करती है जिससे डिफेक्टिव आइटम बन जाते हैं। और अगर डिफेक्टिव आइटम बन रहे हैं तो ए भी डिफेक्टिव आइटम बनाएगी, बी भी डिफेक्टिव आइटम बनाएगी। अब मशीन ए जो डिफेक्टिव आइटम बना रही है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, और मशीन बी जो डिफेक्टिव आइटम बना रही है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। और हमसे एक पीस हमने सिलेक्ट किया और वो हमारे हाथ में पीस डिफेक्टिव आ गया। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो डिफेक्टिव पीस है वो बी ने बनाया है, मशीन बी ने बनाया है। तो जब हम ये पता करना है कि किसने बनाया है, कहाँ से आया है, तो हम उसमें बेस थ्योरम लगाएंगे। और बेस थ्योरम क्या कहती है, हमें बताना है कि ये बॉल जो हमने निकाली है रेड बॉल, दिस रेड बॉल, ये रेड बॉल हमें बतानी है कि सेकंड बैग से आई है। तो और रेड बॉल निकल चुकी है, अगर रेड बॉल निकल चुकी है तो ये इवेंट तो हो गई कंप्लीट। और अब हमें बताना है कि वो सेकंड बैग से आई है, और सेकंड बैग की इवेंट मानी है हमने E2, कंप्लीट क्या हो चुकी है ए। तो दिस इज बेस थ्योरम, हमें ये फाइंड करना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट द बॉल इज फ्रॉम सेकंड बैग, है ना। गिवन दैट रेड बॉल हैज बीन थ्रोन आउट, रेड बॉल निकाल चुके हैं, अब वो सेकंड बैग से है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए निकाल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए, नीचे तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमेशा, टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब, क्योंकि आपने अभी अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी है पीछे, तो जो पीछे की तरफ लिखा होता है वही डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो नीचे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया। अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर वो कंडीशन आ जाएगी जो उसने हमसे पूछा है। उसने बोला ना कि सेकंड बैग से निकाली गई है, प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये वाली जो कंडीशन है ये सेकंड बैग की कंडीशन है, और ये कंडीशन ही ऊपर की तरफ लिखनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2।
अब ये जो हमने लिखा ना एक्सप्रेशन, ये बेस थ्योरम का एक्सप्रेशन है, और इससे हमें ये पता चल जाएगा कि सेकंड बैग से रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 कितना था आपका 4/20, 4/20, और जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है आपकी 9/20। इसको सोल्व करोगे तो यह जाएगा आपका 4/9। तो 4/9 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर द रेड बॉल टू बी कमिंग आउट फ्रॉम सेकंड। सिमिलरली अगर आपसे ये बोले कि फर्स्ट बैग से रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे ऊपर क्या जाएगा फर्स्ट बैग की कंडीशन, फर्स्ट बैग की कंडीशन ये वाली है, इस फर्स्ट बैग की कंडीशन को ऊपर रखेंगे, नीचे तो टोटल प्रोबेबिलिटी ही आएगी, और फिर सॉल्व कर देंगे, ये पता चल जाएगा कि फर्स्ट बैग से रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी। आई होप कि आपको बेस थ्योरम का आइडिया लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसमें 4 रेड बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल्स। तो एक बैग वाले थे, दिस इज बैग 1 है ना, दिस इज बैग फर्स्ट। इसके अंदर 4 तो रेड बॉल्स हैं एंड 4 ही इसमें क्या है ब्लैक बॉल्स। अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। एक दूसरा बैग है जिसके अंदर, दूसरा बैग यानी कि बैग सेकंड, इसके अंदर 2 रेड बॉल्स हैं, 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। अब इसने क्या बोला, वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम। दोनों में से एक बैग को रैंडमली सिलेक्ट किया। तो दोनों बैग में से रैंडमली सिलेक्ट करने की इवेंट मान लेते हैं E1 E2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी आ जाएगी 1/2, क्योंकि 2 बैग में से एक को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो दूसरे बैग को सिलेक्ट करने की इवेंट क्या आ जाएगी E2, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आ जाएगी 1/2। इसमें मतलब एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। हमने बैग सिलेक्ट किया पहले, तो बैग सिलेक्ट करने पर बॉल निकाली और वो रेड बन गई, रेड रेड बना रहे हैं, ब्लैक बना रहे हैं, कोई बात नहीं। चलो अब हमें कल टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी रेड बॉल आने की। तो रेड बॉल आने की टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, पहले बैग से रेड बॉल निकालना, इंटू पहले बैग की प्रोबेबिलिटी, फिर सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी, मतलब सिलेक्ट करने की, सेकंड बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, एंड फिर सेकंड बैग से निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो ये अपने टोटल होगी प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, एंड पहले बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/8, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी कितनी है 1/2, एंड सेकंड बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6/16। ओके, अब हमें बतानी है आगे क्या बोला इसने। इसने बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। फर्स्ट बैग से बॉल निकाली है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। फर्स्ट बैग से बॉल निकाली है मतलब हमें बताना है E1 बाई A, क्योंकि बॉल तो निकाल चुके, और जो निकाल चुके वो इवेंट हो चुकी, और जो हो चुकी उसको हम बाई में लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई A बताना है। तो ऊपर क्या जाएगा पहले बैग की प्रोबेबिलिटी, देखिए पहले बैग से जो हम रेड बॉल निकाल रहे हैं वो इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ लिख देंगे। ये फर्स्ट बैग है ना, ये फर्स्ट बैग की कंडीशन तो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यही तो है फर्स्ट बैग की कंडीशन, यानी कि 4/16, 4 में क्या जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज 6/16। तो 16 से 16 गया 4/6, और 4/6 का मतलब है 2/3। हो सकता है कि आंसर गड़बड़ आ जाए, वैसे गड़बड़ आना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। गड़बड़ 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 नहीं है, सही है सही है, सब चीज तो सही है एकदम। हाँ, तो हमने रेड बॉल जो निकाली वो फर्स्ट बैग से निकाली है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपकी 2/3। ठीक है, तो बेस पर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ओके, तो ये रही आपकी आज की क्लास। आई होप को आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ने में मजा आया होगा स्टूडेंट्स। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होती है प्रोबेबिलिटी को, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन में करने का आपको प्रॉब्लम हुई है। वे सभी क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे। पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी अच्छी रही है, और हमारे चैनल को भी जितनी वीडियोस हम अपलोड करें आपके लिए हेल्पफुल है, उनको भी देखते रहिए। मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।